आपको लगता है कि एचआरडीए के जो नॉर्म्स हैं, कितने सेटबैक छोड़ने हैं, क्या छोड़ना है, इन सब के अनुरूप पूरा जो रुड़की है, अभी मैं हरिद्वार की बात नहीं करता हूँ, हरिद्वार की बात करूँगा मैं, पूरी रुड़की है, क्या उसी नॉर्म्स पे ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है? इसमें भी रिएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव इन द सेंस कंप्लेंट के बेसिस पर या प्रोएक्टिवली इन द सेंस डेली इस पे हमारा एचआरडीए टीम भी अपना चेकिंग के दौरान करते हैं। कहाँ ज़्यादा डिविएशन है उनको अगले कार्रवाई उसका सुनवाई प्लस उसके बाद डेमोलिशन या कंपाउंडिंग, ये दोनों का तरीके का कार्रवाई साथ साथ चलती है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत सारे बिल्डिंग्स को एनओसी दे देता है। क्या आपको लगता है कि वो डिपार्टमेंट जितनों को एनओसी देता है वो सभी इस योग्य होते हैं जहाँ पर कभी आग लग जाए तो उसे बुझाया जा सके? हर विभाग अपने इंसिडेंट के बाद अपना प्रोसीजर को अपडेट करती है और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि कहाँ फायर हुआ है उन लोगों को खुद का हैंडल करने का चीज़ें ऐसे कि ट्रेनिंग होता है। क्या ज़रूरी है कि जब भी कोई मेजर इंसिडेंट होगी, कोई बड़ी घटना होगी, लोग मरेंगे, तब जाकर के डिपार्टमेंट्स जागेंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिवली डिपार्टमेंट रेगुलर इंस्पेक्शन करते। अगर सर प्रोएक्टिव होता तो क्या आपको लगता है ऐसे सारे इंसिडेंट होते शहरों में? क्या है रीज़न है कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, उस कंस्ट्रक्शन पे कोई नोटिस चिपकता है और उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है और इसके बाद उस बिल्डिंग में काम भी होता है और स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता? हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते हुए उस बिल्डिंग में आगे का कार्रवाई मतलब उन्होंने प्लास्टरिंग प्लस शटरिंग का कार्रवाई किया। हमने तुरंत, हमें पता चलते ही दूसरे दिन जाके उसको सील किया और उस आदेश को अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर से सुन के अपहोल्ड भी किया है। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ सील करके छोड़ देंगे, सील को कोई बिना अनसील का कार्रवाई कंपाउंडिंग में स्ट्रक्चर के खिलाफ एफआईआर हो जाए। जादूगर रोड किस कंडीशन में आता है सर? रेजिडेंशियल में आता है, कमर्शियल लैंड में आता है सर? और क्या बिना लैंड यूज चेंज किए वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है? हमारा अभी एचआरडीए का पूरा प्लान ड्राफ्ट स्टेज में है। उसका फाइनल सुनवाई होने के बाद एक बार वो लागू हो जाती है तब हमें इसको लैंड यूज चेंज और साथ ही साथ किस तरीके से प्लान तरीके से करना है उसके बारे में हम ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। तो बाद में जब लागू होगा तब की बात अलग है। अभी की कंडीशंस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो रूल्स चल रहे होते हैं उसी रूल्स पे तो जनता काम करेगी। मैं कह रहा हूँ जादूगर रोड रेजिडेंशियल एरिया में आता है, जिधर प्रदीप बत्रा जी रहते हैं, वो पूरा रोड, पूरा जो जादूगर रोड आप देख रहे हैं, क्या वो रेजिडेंशियल एरिया में आता है, कमर्शियल एरिया में आता है सर? तो अभी हमारा ड्राफ्ट स्टेज पे है, मैं वही कह रहा हूँ। उसको पूरा सुनवाई के बाद एक बार नोटिफिकेशन हो जाता है, तो नोटिफिकेशन के बाद हमें पता चलेगा कि वो मिक्स्ड यूज़ में है या कमर्शियल यूज़ में या रेजिडेंशियल में। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। एक बहुत बड़ी घटना हुई जो कि लगातार आपने सुना होगा कि कहीं किसी कोचिंग सेंटर में आग लग गई, कहीं पर आग लग गई और आग बुझाने वाला यंत्र नहीं पहुंचा। तो क्या रुड़की इस बात को लेकर के तैयार है कि कहीं पर आग लग जाए तो उसमें लोगों की जान को बचाया जा सकता है? आज एसडीएम सर हमारे साथ हैं। सर एचआरडीए में हम बैठे हुए हैं, तो एचआरडीए के इर्द गिर्द ही हम बात करेंगे। सवाल ये सर, क्या लोगों अगर कहीं भी आग लगती है तो उसको बचाने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा कोई तंत्र, कोई सिस्टम बना हुआ है ढंग से या नहीं? जैसे आपने आग का बारे में बताया, हमारा रेगुलर फायर विभाग, पुलिस और साथ ही साथ लोकल बॉडीज़ होते हैं, वो अपना रेगुलर इंस्पेक्शन, एनओसी लेना ये करती है। उसके अलावा भी हमारा लार्जर पिक्चर आप देखें तो विकास होती है, उसको एक डेवलपमेंटल प्लान बनाया जाता है। तो उस प्लान के अनुसार हमारा रेजिडेंशियल एरिया में कहाँ रेजिडेंशियल चीज़ें होती है, कमर्शियल चीज़ें कहाँ होती है, उसको अलग अलग करने से और उसके अनुसार, मानक के अनुसार होने के बाद हर जगह हमारे फायर के और अन्य आपदा वाले सिचुएशन में हम हैंडल करने का पोजीशन में अच्छा हो जाता है। जैसे आपने कहा रेजिडेंशियल एरियाज़ और कमर्शियल एरियाज़ अलग अलग हो जाते हैं। अभी रुड़की की बात करें हम तो नेहरू स्टेडियम के पीछे जो खिलौने की दुकान थी वहाँ आग लग गई सर। वहाँ आग बुझ क्यों नहीं पाई सर, जबकि घंटों तक लगातार आग जलती रही? आग उसमें बुझी है पहली बात, बट थोड़ा लंबा समय हमें इसलिए लगा क्योंकि हमारा फायर टेंडर था वो अंदर तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी हमारे फायर और पुलिस के लगातार पूरा रात भर उनका प्रयास की वजह से हमने विदाउट कैजुअलिटी हमने उस आग को बुझाया था। तो इसमें हमारे एक होती है कि हमारे रेगुलर सर्विस वाले कितना भी विभाग है, जल संस्थान, बिजली, रोड देने वाले निगम या हमारे पीडब्ल्यूडी है, इन सब का तालमेल के लिए जैसे अभी पीएम गतिशक्ति करके एक इनिशिएटिव है, इसमें कोऑर्डिनेशन होकर हमारे लिए ये सभी सुविधा देने का चीज़ें है वो अलग से हो जाए ताकि हमारा ईज़ ऑफ मूवमेंट सही रहे।
तो कहीं ना कहीं हमें इस दौर पर हमें और काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तार और साथ में बिजली और पानी का कनेक्शन का लाइन अलग अलग हो जाए, ताकि हमारा गाड़ी भी फ्री हो जाए। तो सर गाड़ी जाने के लिए क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जगह थी, वो गली में है सर, अगर आपने देखा होगा? दूसरी चीज़, आपने बोला रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज अलग होना चाहिए, क्या वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं था? वो क्या वहाँ पर लोग नहीं रहते? ये वो एक स्टोरेज था। उस केस के हमें बारे में बात करें तो उन्होंने अपना फ्लेमेबल चीज़ें रखा था बिना एनी सेफ्टी मेजर के अनुसार, और हमें ऐसा पहले से ही सूचित हो जाता है। एक होता है सिटीजन अवेयरनेस, सिटीजन ने अपना मॉरल पॉलिसिंग के माध्यम से भी ये बता देते कि इस गली या इस जगह पे ऐसा वाला स्टोरेज है, तो उससे हमें फायर के एक प्रॉब्लम है करके। ये हमारा नहीं होगा तो हमारे रेगुलर चीज़ें में आ जाते, तब इसको प्रिवेंटिव कर सकते थे हम। तो हमारा मेन यही है कि आप अपने आसपास का लोग, स्पेशली शहर में हम क्या करते हैं कि हमारा घर और हमारे चीज़ों के ध्यान देखते हैं, या कि आस पड़ोस के बारे में ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। उसी तरह से हम 112 है, हमारा कई हेल्पलाइंस है, फायर सेफ्टी का भी हो या पुलिस का हो या कुछ प्रशासन को भी ऐसा सूचना मिलने के बाद हम उनको लॉ अबाइडिंग बना सकते हैं। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत सारे बिल्डिंग्स को एनओसी दे देता है, क्या आपको लगता है कि वो डिपार्टमेंट जितनों को एनओसी देता है वो सभी इस योग्य होते हैं जहां पर कभी आग लग जाए तो उसे बुझाया जा सके और सारे सिस्टम के थ्रू उसको बचाया जा सके? हर विभाग अपने इंसिडेंट के बाद अपना प्रोसीजर को अपडेट करती है, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि कहाँ फायर हुआ है, उन लोगों को खुद का हैंडल करने का चीज़ें ऐसे कि ट्रेनिंग होता है, और खुद ओनर्स एंड देन कर्मचारी है, किसका ट्रेनिंग हो रहा है, वो खुद चला पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इसके बारे में भी कई हमारे डीएम और एसपी सर ने निर्देश दिया है कि आप उस ओनर और उसमें काम करने वालों को ज़रूर सिखाइए, ताकि वो खुद पहले रेस्पोंडेंट बन जाए, ताकि फायर वाले बाद में आएंगे तो वो बात अलग हो जाती है करके। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज़, बहुत सारे एरियाज़ अगर आप देखेंगे, वहाँ पर अगर आग लग जाए तो सच में आज भी उस इंसिडेंट के बाद भी वहाँ पर कोई भी पानी का यंत्र पहुँच नहीं सकता, फायर डिपार्टमेंट जाकर उसको बुझाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, बुझा नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ। तो फिर आखिर ये जो वजह है, क्या ज़रूरी है कि जब भी कोई मेजर इंसिडेंट होगी, कोई बड़ी घटना होगी, लोग मरेंगे, तब जाकर के डिपार्टमेंट्स जागेंगे, तब जाकर के उसको ठीक करने का काम किया जाएगा? हमारा दोनों मेजर्स होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिवली डिपार्टमेंट रेगुलर इंस्पेक्शन करते। अगर सर प्रोएक्टिव होता तो क्या आपको लगता है ऐसे सारे इंसिडेंट होते शहरों में? तो पटाखे हैं, अगर आप देखेंगे सर उधर, तो पटाखे की फैक्ट्री जहाँ जहाँ बीच बीच में आपने सुना होगा कि वहाँ पर भी आग लग गई, तो वो सेफ्टी मेजर्स कौन इशू कर रहा है? फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या कैसे एनओसी दे रहा है, या कैसे काम हो रहे हैं फिर? तो फायर एनओसी के जगह पे मैं वही कह रहा हूँ, दोनों तरीके से होता है। एक तो रिएक्टिव अप्रोच हो गया, और प्रोएक्टिव में भी हर विभाग अपने रेगुलर रोस्टर के अनुसार चेकिंग के कार्रवाई करती है, और उसके अतिरिक्त कहीं भी, जैसे अभी रेजिडेंशियल एरिया में तो वो अंदर जाके हर घर के जाने के लिए तो प्राविधान नहीं होता है। फिर अभी सूचना के अनुसार और सही कई जगह ये भी हो जाता है कि आपके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ ऐसा बन रहा है करके, उस हिसाब से भी कार्रवाई होती है। और हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कितना है, उन लोगों को भी हमें सेंसिटाइज करने का ज़रूरत भी है, ताकि आप अपना स्टोरेज और स्टोर हाउसेस है उसको किस तरीके से आप किस सेफ्टी के अनुसार उसको रखना चाहिए करके। सर जैसे आपने बोला कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया को अलग अलग रखते हैं हम, क्या रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, या कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है, बिजनेस वहाँ किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए? ये एक नोटिफिकेशन होता है कि आप अपना आवास विकास से होता है, तो आप उसको जोनिंग करते हो। जोनिंग के बाद बिल्कुल एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। मान लीजिए अभी इंटरमिक्स्ड यूज़ के लिए भी कहीं रखा होगा हमने, सोशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसके साथ साथ कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है कहीं भी इंटरमिक्स में। इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, प्लान में क्या होगा उस हिसाब से होगा। जादूगर रोड जो है, जादूगर रोड किस कंडीशन में आता है सर? रेजिडेंशियल में आता है, कमर्शियल लैंड में आता है सर? और क्या बिना लैंड यूज चेंज किए वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है? हमारा अभी दो क्वेश्चन है। हमारा अभी HRDA का पूरा प्लान ड्राफ्ट स्टेज में है, उसका फाइनल सुनवाई होने के बाद एक बार वो लागू हो जाती है, तब हमें इसको लैंड यूज चेंज और साथ ही साथ किस तरीके से प्लान तरीके से करना है उसके बारे में हम ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। ये सब तो बाद में जब लागू होगा तब की बात अलग है। अभी की कंडीशंस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो रूल्स चल रहे होते हैं उसी रूल्स पे तो जनता काम करेगी। मैं कह रहा हूँ जादूगर रोड रेजिडेंशियल एरिया में आता है, जिधर प्रदीप बत्रा जी रहते हैं, वो पूरा रोड, पूरा जो जादूगर रोड आप देख रहे हैं, क्या वो रेजिडेंशियल एरिया में आता है, कमर्शियल एरिया में आता है सर?
तो अभी हमारा ड्राफ्ट स्टेज पे है, मैं वही कह रहा हूँ। उसको पूरा सुनवाई के बाद एक बार नोटिफिकेशन हो जाता है, तो नोटिफिकेशन के बाद हमें पता चलेगा कि वो मिक्स्ड यूज़ में है या कमर्शियल यूज़ में है या रेजिडेंशियल यूज़ में। तो सर जो अभी आपको लगता है कि एचआरडीए के जो नॉर्म्स हैं, कितने सेटबैक छोड़ने हैं, क्या छोड़ना है, इन सब के अनुरूप पूरा जो रुड़की है, अभी मैं हरिद्वार की बात नहीं करता हूँ, हरिद्वार की बात करूँगा मैं, पूरी रुड़की है, क्या उसी नॉर्म्स पे ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है और या उस नॉर्म्स से अलग कंस्ट्रक्शन हो रहा है? इसमें भी क्योंकि सर जाम की समस्या सर बनी रहती है। जाम की समस्या का प्रमुख कारण एक ये भी है कि लोग बिल्डिंग तो बनाते हैं पर नीचे पार्किंग नहीं होता सर। इसमें करीबन आप एक केस सैंपल ले सकते हैं। हमारा मान लीजिए 100 नक्शा पास होती है, 100 में से 90 लोगों का घर मैप के अनुसार होता है, 10 लोगों का डिविएशन होता है। उस बेसिस पर इसमें भी रिएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव इन द सेंस कंप्लेंट के बेसिस पर या प्रोएक्टिवली इन द सेंस डेली इस पे हमारा एचआरडीए टीम भी अपना चेकिंग के दौरान करते हैं। कहाँ कहाँ ज़्यादा डिविएशन है उनको अगले कार्रवाई, उसका सुनवाई प्लस उसके बाद डेमोलिशन या कंपाउंडिंग, ये दोनों का तरीके का कार्रवाई साथ साथ चलती है। बहुत से ऐसे कंपाउंडिंग के केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर कंपाउंडिंग का सिर्फ और सिर्फ नाम है, पर कंपाउंडिंग में फीस जमा हो गई होगी लेकिन स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा सर। कई जगह डेमोलिशन नहीं होते हैं, उनको उसका कार्रवाई स्थगित नहीं होता है, उसका कार्रवाई लगातार चलती है, तो उनका नोटिस और साथ में साथ अगले वाला डेवलपमेंटल में क्या होगा उस हिसाब से वो अकोमोडेट भी हो जाते हैं। सर एक और है क्वेश्चन जो काफ़ी लोग इस चीज़ को मेरे को पूछते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, रीज़न है कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, उस कंस्ट्रक्शन पे कोई नोटिस चिपकता है, उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है और इसके बाद उस बिल्डिंग में काम भी होता है और स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता। नहीं, ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया। अभी मैं इधर ही मंडावली गांव का एक केस बताना चाहता हूँ कि उसमें ये हुआ था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और हमारे कमिश्नर सर का कोर्ट में भी स्थगित किया गया था कार्रवाई। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते हुए उस बिल्डिंग में आगे का कार्रवाई, मतलब उन्होंने प्लास्टरिंग प्लस शटरिंग का कार्रवाई किया। हमने तुरंत, हमें पता चलते ही दूसरे दिन जाके उसको सील किया और उस आदेश को अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर से सुन के अपहोल्ड भी किया है। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ सील करके छोड़ देंगे, सील को कोई बिना अनसील का कार्रवाई, कंपाउंडिंग में स्ट्रक्चर, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। कंपाउंडिंग में स्ट्रक्चर तो चेंज हो करना चाहिए ना सर। कंपाउंडिंग में कई चीज़ें होती हैं, आपको कई चीज़ें उसको डेमोलिशन करना पड़ता है, कई चीज़ें अकोमोडेट होके उसका पैसा दिया जाता है एचआरडीए को, वो अपने विकास के लिए उस हिसाब से पार्क और रोड लाइट्स उस हिसाब से लगा देते हैं। चलिए बस इतना ही, मैं समझता हूँ इतना बहुत है। जो आपको समझ में आया होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।